वर्तमान या किसी व्यक्ति की वजह से हम जुड़ते हैं या व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उसका समय कुछ समय के लिए उसका लाभ मिलता है। किसी घटना की वजह से हम किसी से जुड़ते हैं तो उसका कुछ दिनों के लिए लाभ मिलता है। किसी मुद्दे की वजह से अगर हम किसी से जुड़ते हैं तो उसका कुछ सालों के लिए लाभ मिलता है। पर साथियों, किसी विचारधारा की वजह से अगर हम जुड़ते हैं तो उसका सदियों तक लाभ मिलता है, और ना केवल व्यक्तिगत लाभ मिलता है बल्कि सामाजिक लाभ भी उसका हमें मिलता है। साथियों, वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट, निजीकरण, नई शिक्षा नीति, इनको देखते हुए हमें समाज में एक बदलाव लाना है। यह समाज के बदलाव से ये सबको रोकना है। अगर ये हमारा मानना है तो गलत है। साथियों, समाज के बदलाव से परिवर्तन नहीं होगा, समाज के वैचारिक परिवर्तन से परिवर्तन होगा। समाज के वैचारिक परिवर्तन हमें पढ़े लिखे साथियों को शिक्षित करना होगा, और पढ़े लिखे साथियों को शिक्षित करने के लिए एक संस्था की जरूरत होगी, और उस संस्था को चलाने के लिए एक संगठन की जरूरत होगी। साथियों, बामसेफ वो संगठन है जो वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक परिवर्तन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो वैचारिक परिवर्तन का कार्य कर रहा है वो बामसेफ है। साथियों, वर्तमान की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बामसेफ के तमाम ऑपोजिट विंग्स के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के द्वारा और व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है। और हमारी बामसेफ जो है राष्ट्रीय संगठन है, एक लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, और हर तरह की हमारी विंग्स है, चाहे मूल निवासी विद्यार्थी परिषदों विद्यार्थियों के लिए, इसके अलावा कर्मचारियों के लिए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ है, सभ्यता के लिए मूल निवासी सभ्यता संघ है, और ज्ञापन प्रदर्शन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए मूल निवासी संघ है। राजनीतिक विंग भी अभी बामसेफ ने स्थापित की है PPID के नाम से। तो साथियों, बामसेफ पे हर क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, हर क्षेत्र में अपनी पहुंच रखता है, और वर्तमान में अगर देश और समाज को एक नई दिशा कोई संगठन दे सकता है तो वो बामसेफ भी दे सकता है। साथियों, इन्हीं विचारों के साथ में मैं सभी वैचारिक महापुरुषों को, मूल निवासी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव महोदय जी का। साथियों, महावीर जी ने बताया कि समाज में समस्याएं हैं, लेकिन बामसेफ संगठन समस्याओं के समाधान की दिशा में पढ़ने की ट्रेनिंग देता है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय मूल निवासी डॉक्टर सुधांशु कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आग्रह करता हूं कि वो डायस पे आए और अपना उद्घाटनीय भाषण कर सकते हैं। एक और सूचना थी, आज के उद्घाटक के रूप में मूल निवासी डॉक्टर सूरज मंडल जी को आना था, लेकिन आकस्मिक उनके भाई का देहांत हुआ, जिसके कारण वो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। और डॉक्टर सूरज मंडल जी का जो परिचय था, अगर वो पहुंचते तो पूरा परिचय हम रखते उनका। डॉक्टर सूरज मंडल जी सामाजिक समतावादी आंदोलन के पुरोधा जो रहे हैं, मंडल के जनक BP मंडल जी उनके पौत्र हैं, लेकिन किसी कारण हमारे बीच में वो नहीं आ पाए और हम उनके विचारों से आज ओतप्रोत नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर अगर समय मिला तो जरूर हम उनके विचार सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं पुनः डॉक्टर सुधांशु कुमार जी। जय भीम, जय मूल निवासी। मंच पर आसीन मनोज मोहन जी, महावीर गुर्जर जी, सुरेश द्रविड़ जी, और मंच का संचालन कर रहे कर्मवीर सिंह जी, और आप सब जो बड़ी संख्या में यहाँ सुनने आए हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। कल दरअसल 11 बजे के आसपास महावीर जी ने सूचना दी। एक्चुअली सूरज जी के छोटे भाई थे जिनका कल देहांत हो गया,
20 दिन से हॉस्पिटलाइज थे और एकदम से हार्ट अटैक हुआ, नहीं रहे वो। उनकी भी चिंता ये थी कि आप सुधांशु जी चले जाइएगा वहाँ, क्योंकि हमने पहले से बात कर रखा है, समय दे रखा है, वहाँ अपने लोग होंगे, उनसे बात करना ज़रूरी है। महावीर जी से मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना पहले का परिचय है हमारा, और हम लोग एक आंदोलन चला रहे थे ओबीसी क्रीमी लेयर में, जो सरकार ने अभी एक बदलाव प्रस्तावित किया है, और अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो एक तरह से पूरा का पूरा ओबीसी रिजर्वेशन का जो मूल आधार है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, उसको खत्म करके सरकार उसको आर्थिक आधार पे ले जाने की पूरी तैयारी में है। जब क्रीमी लेयर में ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा था, उसकी पृष्ठभूमि कह लीजिए, उसका बीजारोपण कह लीजिए, वो उसी दिन हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के बाद ये शंका सबके मन में थी कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में सरकार कोई ना कोई खेल करेगी। तो उसी खेल के तहत एक बीपी शर्मा की कमेटी बनी है। बीपी शर्मा की कमेटी ने रिकमेंड कर दिया था कि आप जो है क्रीमी लेयर के अंदर सैलरी इनकम, इनफैक्ट अगर आप कहें तो उन्होंने ग्रॉस एनुअल इनकम वर्ड यूज किया है, और बहुत खतरनाक चीज था। राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने लगभग उसको फाइनल कर दिया था। फिर हम लोगों को सूचना मिली, हमने प्रोटेस्ट करा, उसमें महावीर जी का से हमारा संपर्क हुआ, काफी पूरे देश भर से बहुत सारे संगठन उसमें जुड़े थे। और मैं उसमें बार-बार जब ये क्रीमी लेयर का मूवमेंट चला रहा हूं, तो मैं बार-बार ये बातें कह रहा था लोगों से कि सरकार की नजर SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लागू करने की है। और उसके ऊपर भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेज की एक बेंच बना दिया गया है, संवैधानिक पीठ, जो ये जांच करेगा कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं। और उसके जस्ट पहले मैं मुद्दे पे आऊंगा, जस्ट केवल जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग इन चीजों को पब्लिक में ले जाना जरूरी है। तो आपने देखा होगा एक कमेटी का गठन करवाया गया था SC/ST कमीशन की तरफ से, अगर आपको ध्यान हो, और उसका जो टर्म रेफरेंस था कि क्या काम करेगी कमेटी, उसका रेफरेंस ये दिया गया था कि ये SC और ST के बीच या SC और ST का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर काम करेगी। और चालाकी देखिए इन लोगों की कि 5 लोगों की कमेटी में 4 लोग श्रीवास्तव थे, चारों समान श्रेणी के लोग। हम लोगों ने खूब शोर शराबा करा, उत्तर प्रदेश से सूरज बौद्ध जी है, उन्होंने चिट्ठियां लिखी और सब लोगों ने मिलकर, तो उसको उनको समझ में आ गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई है, तो उस कमेटी को भंग कर दिया। वो ये चाहते थे कि वो कमेटी ये रिकमेंड कर दे कि भैया दलित समाज के अंदर और जो आदिवासी समाज के अंदर एक तबका ऐसा उठ खड़ा हुआ है जो जिनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनको कम रिजर्वेशन की जरूरत है, बांटने का जोखिम। और वो रिकमेंडेशन SC/ST कमीशन के द्वारा बनाई गई कमेटी से होता तो आपके और हमारे बोलने के हक भी खत्म हो जाते, क्योंकि हमारा संरक्षक SC/ST कमीशन या OBC कमीशन है। तो आप इनकी चालाकियों को समझिए, ये सूचना के लिए मैंने कहा। अब एक्चुअली महावीर जी ने मुझे कहा था निजीकरण पे तो बहुत लंबी बातचीत मैं कर सकता हूँ, और हमने अभी पीछे एक आंदोलन किया था उपवास का, और 7 दिन का रेलवे स्टेशन के ऊपर हम लोग ज्ञापन दे रहे थे निजीकरण के खिलाफ। तो बहुत डिटेल्स है, लेकिन मैंने जानबूझकर और महावीर जी ने ऐसा कहा भी था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि शायद जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी बता पाऊँ, तो मैं यद्यपि कि शायद ये सत्र का चीज है, लेकिन मैं इस पर ही बात करना चाह रहा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष रहा पिछले साल तक, 2 साल का वो टर्म था मेरा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बारे में ये मान्यता एक बड़ी प्रगतिशील संस्था है, और मेरे टर्म में 50 इयर्स मनाया गया था। पिछले 50 साल में पहला OBC समाज का व्यक्ति हूँ मैं जो उसका पदाधिकारी बना हूँ, जबकि वो अपने को प्रगतिशील होने का दावा करता है। ये भी सच्चाई सबके सामने है। अभी एकेडमिक काउंसिल में मैं इलेक्ट हुआ हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कल हमारे यूनिवर्सिटी ने 31 लोगों की कमेटी बनाई है, कोई दलित पिछड़ा उसका मेंबर नहीं, जबकि हम 6 लोग
दलित और ओबीसी, दलित समाज, आदिवासी समाज और ओबीसी समाज से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है एकेडमिक काउंसिल के अंदर, लेकिन हमारे को नहीं डाला जाता है। तो आप कहाँ कहाँ लड़ेंगे, ये एक आश्चर्यजनक चीजें हैं जो, और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने को बहुत प्रगतिशील के रूप में और बहुत प्रबुद्ध संस्था के रूप में दिखाती है और हम सब मानते भी हैं, बहुत बड़ी सेवा की है, नो डाउट। इन संस्थानों ने हमारे देश की बड़ी सेवा की, इसमें हमारे में कोई शक नहीं होना, लेकिन उसमें हमारी भागीदारी कितनी रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसके ऊपर हमें हमेशा सवाल खड़े करने चाहिए। देखिए, जब आप शुरू से देख लीजिए, 18वीं सदी से जब से ये जो नवजागरण का दौर शुरू हुआ है भारतीय समाज के अंदर, और एक तरह से कूटमंडुकता और अंधविश्वास से समाज को निकालने की जो कोशिश हुई, हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि उसकी अगुवाई करने वाला मूल निवासी समाज का व्यक्ति ज्योतिबा फुले जी का आप उसमें नाम ले सकते हैं। और उन्होंने जिन चीजों के ऊपर फोकस किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। आप देखिए, आपने खुद लिख रखा, पढ़ो पढ़ाओ संघर्ष करो, ये नीति वहां से शुरू हुई। तो शिक्षा, कहते हैं ना शेरनी का वो दूध है, वो आप सब बहुत प्रबुद्ध है, मैं उनके कहे हुए कथनों बहुत ज्यादा बोलकर आपसे कोई सवाल ये है कि शिक्षित जब आप होते हैं, तो मैं जिस विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था, एक शिक्षक जो किस तरीके से विमर्श करा जाता है शिक्षा के अंदर, उस चीज को समझने की जरूरत है, और क्यों शिक्षित होना जरूरी है, और इसलिए क्यों जो शिक्षा के तहत जो पॉलिसियां बनाई जा रही है उसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा डिटेल और विस्तार में जानना चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण से एक बात शुरू करता हूँ। मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ता था जब एमए में। हिंदी में एक नाटक लगा हुआ है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त और चाणक्य दो मुख्य पात्र हैं। हमारे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की मैं बात कर रहा हूं, 2 सेक्शन चलता था, 2 शिक्षक पढ़ाते। एक शिक्षक राजपूत जाति का था और दूसरा शिक्षक ब्राह्मण जाति का। ब्राह्मण जाति के शिक्षक कहते थे कि आज चाणक्य नायक है, और राजपूत जाति के शिक्षक कहते थे चंद्रगुप्त नायक। ये शिक्षा में इनका जातीय दंश, आप इस चीज को इसलिए मैंने ये उदाहरण दी, ये सोच। और हम बच्चे कंफ्यूज होते थे, अगर हमने गलती से लिख दिया चंद्रगुप्त और कॉपी चेक करने के लिए चली गई चाणक्य वाले के पास, तो हमारे नंबर कट जाते थे, और किसी ने चाणक्य लिख दिया और उसकी कॉपी चंद्रगुप्त वाले के पास चले जाते थे, उसकी नंबर कट जाते। अब आप सोचिए कि देश की मतलब ऑलमोस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी आज के दिनों में, पिछले 6-7 सालों में डिक्रीज हुई हमारी यूनिवर्सिटी, नहीं तो हम टॉप में रहते थे। मैं 22 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, बीए करने आया था अपने बिहार के गांव से, और अब पिछले 12-14 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने ये देखा, और बाद में जब चीजों को हम सब ने जब समझना शुरू किया कि इतना ज्यादा जातीय वैमनस्य लोगों के मन में भरा हुआ है कि आप मतलब जाति के आधार पर नायक तय होते हैं, तो आप सोचिए किस मंच। और उसी एक शिक्षक का एक कथन था कि वो ऐसा शिक्षक जो अपनी जाति की लड़कियों को खाली पीएचडी इसलिए कराता था कि उनका ये कहना था कि हमारे समाज की अगर एक लड़की पढ़ लेगी तो हमारे समाज की 7 उस परिवार की 7 पीढ़ियां कर जाएगी। आपको और हमको इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये बहुत जरूरी बात थी, और ये हम सबको अपने अंदर मिलाना चाहिए कि हमारे समाज की एक लड़की, हमारे समाज का एक लड़का पढ़ जाएगा तो उस परिवार का 7 पीढ़ी आगे तक जो है सुधर। इसलिए मैंने चुना एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करनी। देखिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बातें उसमें कहेंगे। और मैं सुन रहा था योगेंद्र यादव जी बहुत प्रबुद्ध है, अभी किसान आंदोलन में काफी एक्टिव है, आप सबने उनको सुना हो। उनको उसमें बहुत ज्यादा कमियां नहीं दिखी, उनकी अपनी समझ है, यद्यपि कि मैं उनको और हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, काफी चीजों में उनकी समझदारी बहुत अच्छी है, और बहुत सारे चीजों के ऊपर जो उनके कमेंट्स और टिप्पणियां होती हैं हम उनको स्वीकारते हैं, उनके साथ उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी उनको उसमें बहुत ज्यादा कमी नजर नहीं आई। तो एक वजह ये हो सकती है कि शायद बहुत ज्यादा उनका अध्ययन अध्यापन से, मतलब अध्ययन तो उनका है लेकिन अध्यापन के पेशे से शायद जुड़ाव नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को शायद उस गहराई में समझ नहीं पाए। इसका पूरा स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसका 2 हिस्सा है। एक तो जो प्राइमरी से लेकर +2 एजुकेशन तक का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है जो +2 से आगे जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, उसका स्वरूप।
अभी तक प्राइमरी एजुकेशन का स्वरूप ये रहा है कि 10+2 नर्सरी में आप हमारा बच्चा एडमिशन लेगा या हम लोगों ने एडमिशन ली, उम्र होगी हमारी 6 साल, और 6 साल से लेके पहली क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक एक बार 10वीं में बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और फिर दूसरी बार 12वीं में जाके हमको बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अब इसको सरकार ने बदल के 5+3+3+4 ये 12 साल के हिस्से को 4 भागों में बांट दिया है। ये जो पहला 5 ईयर है उसमें एक जो प्रपोजल है पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वो सरकार कहती है कि 3 साल की आयु से आगे का जो बच्चा है उसका मानसिक ग्रोथ उस समय बहुत देरी से होता है और 3 से 6 साल की आयु के दौर में जब बच्चा होता है उस समय उसके ऊपर जैसा मानसिक उसको जिस तरह की गुनावट और बनावट या जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियों में उसको रखा जाएगा उसका आगे का स्वरूप उसके आगे का जीवन उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो इसलिए प्रपोजल दिया गया है कि 3 ईयर से लेकर 6 ईयर स्कूल भेजना अनिवार्य किया गया। जैसे ही कोई बच्चा 3 साल की आयु का होगा तो उसको स्कूल जाना होगा। निजी स्कूलों में जाना है, सरकारी स्कूल में नहीं जाना। इसका मतलब इस प्रपोजल को बनाने वाला व्यक्ति कौन होगा, किसकी आइडिया थी, आप इसको गौर से समझिएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार 3 साल के बच्चों को अगर सुविधाएं देना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, बहुत अच्छी बात, आप पढ़ाइए। लेकिन क्या वाकई सरकार पढ़ाना चाहती है? मैं आपसे ये निवेदन करने वाला हूँ कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़े तो एक वर्ड आता है ना, बिटवीन द लाइन्स, उसके अंदर की मंशा क्या है सरकार की। अभी किसान बिल सबके सामने है, सरकार तो कह रही है कि भाई किसानों की आजादी का बिल है। सच्चाई ये है कि आबादियों की आजादी का बिल। तो ये जो समझ है ये इसी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम सबको निकालकर यह समझ कर देखना पड़े। 3 ईयर कह रहे पढ़ाएंगे। आज अगर स्कूल एजुकेशन को आप उठाकर देखें, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जो सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं उसकी स्थिति को देखें तो आप केवल ये समझ सकते हैं कि सरकार ने एक, जैसे हम कोई सामान की दुकान खोलते थे, शोरूम में एक अच्छी सी वो लगा देते जिससे लोग आकर्षित होकर सामान खरीदते, शोकेस जिसको कहते हैं। तो शोकेस के रूप में ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। किस गार्जियन को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि सरकार 3 से 6 साल के बच्चों का जो मानसिक विकास के ऊपर बहुत चिंतित है। अच्छी बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई 3 से लेकर 6 साल तक जो नर्सरी का समय होता है उसको उन्होंने डिफाइन करा है। उसके लिए एक अलग तरह के जिसको आज हम लोग प्राइवेट निजी संस्थानों के अंदर प्ले स्कूल कहते हैं, वो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया और सरकार इसको मान रही है। आपको याद होगा पिछली सरकार ने 6 से लेकर 14 साल की आयु तक का एक बिल बनाया था कि शिक्षा का आपको मौलिक अधिकार होगा, और शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ साथ यह भी कहा गया था कि उस मौलिक अधिकार के अंदर हर स्कूल के अंदर सरकारी और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। आप और हम अपने आसपास नजर दौड़ा के देख लें कितने स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। स्कूल राजस्थान में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद किए गए। आमिर जी होंगे आपको डिटेल्स देंगे। और हम लोग तब से इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर तुम सरकारी संस्थानों को बंद करें। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर है क्लास 1 क्लास 2 जो 5 ईयर का है, फिर एक छोटा सा एग्जाम होगा, उसके बाद फिर 6 जो है 3 साल का एक और स्ट्रक्चर है, वहां पर एग्जाम होगा, फिर 3 साल, और उसके बाद लास्ट का 4 साल जो अभी 10th का एग्जाम होता है, फिर वो 12वीं कक्षा का एग्जाम। इसके साथ साथ सरकार ये कह रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको वोकेशनल ट्रेनिंग अनिवार्य किया जाए। पढ़ाई का काम, दाई का काम, और भी कितनी चीजें हैं जो इसमें से खास करके जिसमें हम हमारे समाज के लोग आते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि वो एक जो व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप था जो +2 के बाद भी हमें दिया जाता था। देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम सबको जो समझना चाहिए, क्यों बाबा साहब चाहते थे कि हम शिक्षित हो, क्यों ज्योतिबा फुले जी चाहते थे कि हम शिक्षित हो, उसका मूल क्या था?
जनरली हमसे ये कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जिस समाज से हम आप आते हैं, हमारे लिए ज्ञान के साथ साथ सत्ता और ताकत की चीज भी है शिक्षा। अगर हम पढ़ते हैं तो हम ताकतवर होते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम सशक्त होते हैं, पढ़ते हैं तो हम ऐसी शक्ति अपने अंदर पैदा करते हैं कि हम जो है संस्थाओं से, जो लोकतंत्र में बैठे हुए सत्ताधीश से, उनसे हम सवाल पूछते हैं। ये हमको ताकत देती है शिक्षा। तो उस उद्देश्य को लेकर अगर आप चले तो हमारा ये कहना है कि क्लास 6 से आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, अच्छी बात है। सवाल ये है कि जो बेसिक्स अभी तक पढ़ाया जा रहा था उसमें क्या दिक्कत है? क्यों आप हमको सिविल सोसाइटी के बारे में नहीं जानने देना चाहते हो? क्यों हमको लोकतंत्र के बारे में डिटेल नहीं पढ़ने देने की बजाय हमसे कहते हो कि आप पहले जो है नाई बनने की ट्रेनिंग ले लो, बढ़ई बनने की ट्रेनिंग ले लो, लोहार बनने की ट्रेनिंग लो। आप हम तो ले सकते थे ना, 10th के बाद आज भी ITI की ट्रेनिंग हम लेते हैं। तो हमें वो क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा जिससे हम अपने समाज को समझ पाए? सवाल वहां पर है सर। तो ये जो मैंने इसलिए कहा कि बिटवीन द लाइन्स। और दूसरी चीज, अगर हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं, अगर हमारे आसपास के देश भर के सरकारी संस्थान, जो सरकारी स्कूल है, वो अगर प्रॉपर काम कर रहे होते, अच्छी तरीके से काम कर रहे होते, तो हमें इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं होता। अच्छी बात है जी, चलो हमारे बच्चे को कम से कम शिक्षा तो मिलेगी। लेकिन सब जगह क्या किया है, पिछली सरकार हो या ये सरकार है, क्या कर रखा है इन्होंने स्कूलों के अंदर? 6,000 8,000 के ऊपर आप शिक्षकों की नियुक्ति करो, पारा टीचर। और ये पारा टीचर से क्या आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे जाके हमारे बच्चों को पढ़ाएगा? तो जिस लेवल पे काम होना चाहिए, जिस चीजों को आप ध्यान, इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के अंदर स्थायी शिक्षक ही भरे जाएंगे, इसकी चर्चा नहीं है। करो ना, ये बातें क्यों नहीं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बना कि हर स्कूल के अंदर कभी भी कोई भी संविदा के आधार पर टीचर नहीं रखे जाएंगे। जो भी शिक्षक होंगे वो उनकी नियुक्ति जो है पूरी तरीके से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्योंकि अगर स्थायी शिक्षक नियुक्त होते हैं तो उसकी एक जिम्मेवारी भी आप तय कर सकते हैं कि अगर आपके स्कूल के बच्चे का रिजल्ट खराब हो रहा है तो क्यों खराब हो रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आप स्थायी नौकरी देते हैं और पूरे वेतन की नौकरी देते हैं, तो जो पढ़ाने के लिए लोग जाएगा, मान लीजिए मैंने PhD करी है, मुझे कोई 6,000 रुपए की सैलरी में काम करने के लिए कहेगा तो मैं कर पाऊंगा क्या? मैंने PG किया है, मैंने BA किया है, मुझे 6,000 8,000 की नौकरियों में आप कहेंगे काम करने तो मैं नहीं करूंगा। तो अच्छे शिक्षक तभी मिलेंगे जब अच्छी सैलरी दी जाएगी, जब स्थायी नियुक्ति होगी। कोई भी अगर किसी को आज जो PGT और TGT की सैलरी है उसके आधार पे अगर किसी की नियुक्ति होगी तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए, तभी तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन का जो स्तर है वो बढ़ेगा। लेकिन उसमें कोई बात नहीं की गई है पूरे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अभी इसके अलावा एक उसमें पोषाहार की भी बात है कि वह बच्चों के खान पान का भी सरकार ध्यान रखेगी। अभी चल रहा है मिड डे मील, उसका भी भ्रष्टाचार तो एक अलग चीज है ही, आइडियाज के लेवल पर भी पता नहीं क्या उसके अंदर वो करके लाएंगे। लेकिन अभी वो एक प्रपोजल दे रहे हैं कि हम जो है पोषण और स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे बच्चों को। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है कि आपको जो है हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाएंगे उनको पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य कैसा है उसका भी रिपोर्ट कार्ड साथ में जुड़ेगा। और साथ में बहुत सारी चीजें कही गई कि जो आज एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर केवल हमारा जो है सिलेबस का हिस्सा और उसके एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तय होता है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल स्टडीज के आधार पर जो हमारे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तय होगा। ठीक है, अगर ये काम करती है और ईमानदारी इसमें रहती है बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, सरकार ने एक 2030 तक सरकार ये कह रही है कि देश के 100% बच्चे स्कूल जाएं, ये सरकार जो है इंश्योर करेगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये अच्छी चीज है, लेकिन सवाल अल्टीमेटली वही है कि वो 100% बच्चे जाएं भी, उनके स्वास्थ्य का भी सरकार ध्यान रखे। क्योंकि देखिए अभी बिहार में जब लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया था। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला बच्चा अगर अपने ग्राउंड में अपनी गाय भी चरा रहा है और साथ में उसके स्कूल भी चल रहे हैं, उससे बढ़िया बात क्या हो। उन परिवारों के लिए जिनके यहाँ मजबूरी है कि उनके बच्चों को बकरी चराना है, भेड़ चराना है, गाय चराना है, और उसको हम कहें कि ठीक है आपके बच्चे के लिए हम इंतजाम करते हैं कि आप उनको अपने गाय और भेड़ और बकरियों के साथ भेज दीजिए, वो यहाँ पर गाय बकरी भी चराए और साथ में हम उसको 3 घंटा पढ़ा भी देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसको मजाक में कन्वर्ट कर दिया।
क्योंकि वो आइडिया हमारे मूल निवासियों का दिया हुआ है ना। ऊपर से ये आइडिया आता तो वो बहुत इनोवेटिव हो जाता है और पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा होती है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन वो लालू यादव ने कह दिया था, मतलब उसको जो है लोगों ने मजाक का हिस्सा बना दिया। मैं पूरा देश, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना, मेरे मन में तेजस्वी के लिए सम्मान है कि नहीं ये सवाल है मेरे मन में, लेकिन लालू जी के लिए इसलिए है कि वो आदमी जमीन से निकल कर आया था, उसके पास जमीन से आप और हम सब निकल कर आते हैं, तो जो हमारे आइडियाज होते हैं वो बेहतरीन होंगे, वो समाज हित में होंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि एसी कमरों में बैठ के अगर तुम नियम कानून बनाओगे जो आज किसान बिल के अंदर बनाया गया है, तो ये स्थितियां पैदा होती है। और इसके बाद क्या किया गया है, देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है एजुकेशन, बच्चों से हम आगे बढ़े थोड़ा सा, इसमें काफी सारी बातें हैं जो उसको छोड़ देते हैं हम, बहुत समय लगेगा। जो दूसरा हिस्सा है हायर एजुकेशन का, क्योंकि मैं 5 साल मैंने आपको जैसा बताया कि जीओटीए में रहा हूँ, हायर एजुकेशन एक्टिविज्म की सबसे टॉप संस्था है नोटा, वहां रहकर मैंने बहुत अंदर रहकर काम करके देखा है कि जो सरकारें कहती है और जो करती है वो दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। अभी तक हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी थी, वो अनुदान आधारित शिक्षा की थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका नाम है, जो संस्था है, और वो संस्था, उन संस्थाओं के ग्रांट के साथ हमारी जो है हायर एजुकेशन चलती है। अभी सरकार क्या चाहती है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले पिछले 4-5 सालों में सरकार ने कुछ नए काम किए और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस काम के साथ ये देखकर ये लगता है कि अब हम अनुदान आधारित शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ के लोन आधारित शिक्षा पद्धति की ओर बढ़। सरकार ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्थापना की थी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है, सरकार ने 10 निजी संस्था और 10 प्राइवेट संस्था, 10 सरकारी संस्थाओं का सरकार चयन करेगी। सरकार ने ये कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस इकट्ठा करेंगे हम, और उस 20,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस का जो नोडल एजेंसी होगा वो कैनरा बैंक को बनाया गया है, और उसके अंदर 10 प्राइवेट संस्थानों को चुना जा रहा है और 10 सरकारी संस्थानों को चुना गया। आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट संस्था में एक बड़ी चर्चा वाली संस्था है जियो यूनिवर्सिटी, सुना है आप लोग? जियो यूनिवर्सिटी को चुन लिया गया है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, माने इस देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में शामिल है, वैसी संस्था जिसका आज तक वेबसाइट नहीं बना। कमाल है ना, बच्चा जन्म नहीं लिया लेकिन पहले ही से माँ बाप घोषित कर रहे हैं कि मेरा जो बच्चा होगा वो हरफन मौला सचिन तेंदुलकर होगा। ये कर रही है ये सरकार, और उसमें जो मूल प्रश्न है, जिन प्रश्नों के ऊपर हम सबको बात करना चाहिए, क्यों इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए चयन किया गया, और 1,000 करोड़ रुपया जो हमारी यूनिवर्सिटी को अभी मिलने वाला। 2-3 संस्था में एकेडमिक काउंसिल में हूँ, अभी हम लोगों से ही जबरदस्ती पास करा लिया गया, पास करके, जैसे किसान आंदोलन में अभी किसान बिल पास हुआ विदाउट वोटिंग, वैसे ही हम लोग से भी पास कराया गया, हम लोग चिल्लाते रह गए, वो बिल पास करके हमारे यहाँ 2 नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आप खोलो, ये काम कांग्रेस ने भी किया था, नाम थोड़ा अलग था, पर वहां पर एक अच्छी बात यह थी कि जब आप विरोध करते थे तो वो चीजें वापस हो जाती। इसी तरह की एक संस्था की प्रस्ताव आप लोग याद करिए, यूपीए 2 में 2-3 जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर हुआ करता था, और कपिल सिब्बल ने के 2-3 बिल पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों ने विरोध करके गिरवाया था, उसमें ये वाला भी था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। क्यों गिरवाया गया था? हम सब भाग दौड़ कर रहे थे, हमने उनसे कहा था कि इसके अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान कौन करेगा? क्यों लेकर आए हो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस? और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लेकर आए हो, स्पेसिफिक चीज चाहते हो, आप जरा कंट्राडिक्शन को समझिएगा। वो कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जी। क्यों? मेरा ये कहना है कि आप ला ही इसलिए रहे हो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्योंकि आप रिजर्वेशन खत्म कर। तो ये जो लॉलीपॉप है जो हमारा आम समाज
आज हमारे बच्चे कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, नहीं समझते हैं। सवाल ये है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम लोगों ने कहा है कि हम आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनएस खोलिए, 1000 करोड़ क्या 5000 दीजिए, हम आगे बढ़ के स्वागत करेंगे, क्योंकि यही तो हमारी डिमांड है कि आप सरकारी संस्थानों को फंड दीजिए। लेकिन है क्या मामला 1000 करोड़ का, वो भी समझ लीजिए, वो अनुदान नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो संस्था एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनएस के नाम पे पैसा ले लेगी वो एक ही बार मिलेगा उसको। मतलब आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1000 करोड़ रुपया ले लिया, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसमें ये किया, हम लोग ये सोच रहे थे कि ये 1000 करोड़ रुपया जो आया है वो जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस है, एग्जिस्टिंग कोर्सेज है, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है, उसके ऊपर खर्च हो। वो कह रहे नहीं, उसके ऊपर खर्च नहीं होगा, हम अलग से संस्थाएं बनाएंगे, अलग से कोर्स जो डेवलप करेंगे उसके ऊपर खर्च करेंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही वो पुरानी चीजों पर लागू करेंगे, उसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के एक्ट के तहत बनी हुई संस्था है, उसके सारे नियम कानून लागू हो जाए। जैसे ही लागू होंगे हमारा रिजर्वेशन भी लागू हो जाए। वो कह रहा हम जाएंगे नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने एक्ट के तहत हम इसको खोलेंगे नहीं, हम नया खोलेंगे। आप मांग लो रिजर्वेशन। जिस रिजर्वेशन की लड़ाई 1947 से बाबा साहब ने जिसका प्रावधान किया, उसको लागू होते होते दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1997 से SC/ST का लागू हुआ है, 2007 में OBC का लागू हुआ है। आज 15 साल भी नहीं हो पाया और उसको खत्म करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो और उसमें क्लियर कर दिया है कि 1000 करोड़ रुपया दिल्ली यूनिवर्सिटी ले ले, उस इंस्टीट्यूशन की अब ये जिम्मेवारी होगी। आप जरा वर्ड सुनिए क्या क्या चीजें उसमें कहा जाता है। आइंदा से वो संस्था जो एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनएस के नाम से खुल जाएगी, उसके बाद उसको सरकार अठन्नी नहीं देगी, उसको अपने सारे खर्चे स्वयं इकट्ठा करने पड़ेंगे। और उसके 2-3 उन्होंने तरीके बताए। पहला तरीका यह है कि जो आपके यहां से पढ़ के बच्चे जाएंगे, एक एलुमनी का इंस्टीट्यूशन बनाइए, वो दान देंगे जी। इंडस्ट्री से दान लीजिए, कौन सी इंडस्ट्री है जो दान देगी वो हम सब जानते हैं। भारत सरकार, भारत में बैठे, भारत में कोई बिल गेट्स नहीं है जो लिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाता है और अपनी आमदनी का अधिकतम हिस्सा बांट देता है। क्या हमारे यहाँ के इंडस्ट्रिस्टों की, पुराने समय में लोग कहते थे कि टाटा बिरला ने कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन आज इंडस्ट्रिस्ट क्या कर रहे हैं? भारत से आप लोगों को पता होगा शायद कि जो पिछली सरकार ने एक प्रावधान किया था कि अपनी आमदनी का 2% कम से कम सोशल उसमें खर्च करिए, उसको भी सरकार ने आके उसमें भी ढील दे दी, ये शायद आपको पता हो। और अभी जितने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो पैसे आए थे वो वही सारे पैसे हैं जो उनको खर्च करना था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल नाम था उसका, जिसपे आमदनी का 2% हिस्सा खर्च करना था, उसको उन लोगों ने अभी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाला। आप सोचो जो चीजें, और दिखावा क्या कर रहे हैं कि हम जैसे सरकार कहती है ना कि जब हमारा आपका DA अनाउंस होता है तो कहा जाता है कि भाई या वो बोनस दिया जाता है, कहा जाता है कि बहुत बड़ा काम जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया, जबकि वो हमारी सैलरी का हिस्सा मिलना ही है। तो वही काम किया है अभी इन लोगों ने। तो सवाल यह है कि जब इस तरह के कनिंग लोग इंडस्ट्री में बैठे, उसको हमारे इंस्टीट्यूशंस को लोन देने वाले, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब आपने निजी संस्थाएं खोल रखी है तो वो लोन क्यों देंगे? वो अपनी संस्था जियो क्यों नहीं खोले? तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट हिस्सा कहा गया है कि यूजर्स चार्जेस लगाइए। कौन है यूजर्स? सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में जो बच्चे, कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़े वो यूजर्स कौन है? हमारे आपके बच्चे हैं ना ज्यादातर। तो उससे अगर चार्ज किया जाएगा तो ग्रेजुएशन की फी कितनी हो जाएगी? आपको पता ही है, अशोका यूनिवर्सिटी आपके पास है, इसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स की फी कितनी है? 27 लाख रुपया है उनके ऑनर्स की फी। हमारे आपके बच्चे पढ़ पाएंगे 27 लाख रुपया देंगे? और कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आप जाके आज चेक कर लेना अशोका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जाकर। 4 साल का कोर्स कर दिया है, 27 लाख रुपया वसूल रहा है। हमारा आपका कौन बच्चा है? इवन मैं प्रोफेसर हूं, मैं अपने बच्चे को 27 लाख रुपया फी देकर नहीं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये जो स्थिति है, इसके अंदर ये ऑलरेडी किया जा चुका है और ये हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ये पार्ट है। इसके जरा स्ट्रक्चर्स को समझें। इन्होंने क्या किया? UGC का खात्मा कर दिया है। आज के डेट में जितनी भी संस्थाएं जो रेगुलेटरी संस्थाएं थी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली, उन सबका खात्मा किया जा चुका है। इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदल के वो शिक्षा मंत्रालय था, आप सब जानते हैं। बीच में उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था और वो गलत नाम नहीं था।
क्योंकि एजुकेशन के बारे में सबसे बड़ी बात जो कह दी जाती है कि उसका कोई इंडस्ट्रिस्ट के आधार का वैल्यू तय नहीं होता। आप मुझे बताइए, एक बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के जाके अमेरिका में काम कर रहा है, वो कमा के जितना पैसा दे रहा है वो किस आधार पे दे रहा है? वो एजुकेशन से कमाया हुआ पैसा है। लेकिन वो कोई इंडस्ट्री आपको इंडस्ट्रीज नहीं दिखाने देगी भारत सरकार को कि जो हमने इन बच्चों को पढ़ा के इतने रुपया खर्च किया, तो इन बच्चों ने आज फॉरेन रिजर्व, भारत का सबसे मजबूत फॉरेन रिजर्व इन्हीं सरकारी संस्थानों से पढ़े हुए बच्चों के द्वारा किया गया है ना। IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, बनारस और जितने देश की जो टॉप IISc वगैरह से लेकर जितने आप नाम ले सकते हो, IIT, IIT के पढ़े हुए बच्चे तो हैं जो कमा के आपका फॉरेन रिजर्व मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का वो देन है, ये बात को मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, अगर सरकार यही चाहती है, सरकार ये कर दे कि जो मैं ये प्रपोजल कर रहा हूं, जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाए, विदेशों में वो कमाने के बाद जो वो पैसा अपने देश को वापस भेजता है, वो दे दो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं मांगेंगे हम, दे दो, नहीं देंगे हम, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट है। तो वो किस आधार पे वो कमाई हो रही है? वो पढ़ने लिखने की कमाई तो है ना, पर उसको कोई मानने को तैयार नहीं। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए। एक NHERC है, उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, उसके अंदर GEC रहेगी, सामान्य शिक्षा परिषद, सबसे ऊपर है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सबसे टॉप की बॉडी होगी, और उसके अंदर ये जो है 4 संस्थाएं काम करेंगी। एक NHERC, उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण, GEC, सामान्य शिक्षा परिषद, HEGC, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। ये जो UGC थी उसका एक नया नाम इन्होंने बना के किया है, HEGC, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। और तीसरी संस्था जो ऑलरेडी काम कर रही है वो NAC है, ये पहले से काम कर रही है, जिसका काम है एक्रेडिशन करना, नेशनल एक्रेडिशन करिकुलम करके है। ये इसका हिंदी में इन्होंने एक नाम रखा है, राष्ट्रीय प्रत्यायपन परिषद। अब आप सोचिए कि कोई भी बदलाव तब होना चाहिए जब हम ये मान ले कि जो आज चीजें चल रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। हो सकता है, देखिए हमें से बहुत सारे लोगों की सहमति हो सकती है, भाई अभी जो शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियां है कमी, लेकिन उस कमियों को सुधारने का जो तरीका है वो क्या है, उसके ऊपर तो हमको गौर करना पड़ेगा। मैं आपको एक आंकड़े देता हूं, जैसे एक बात बार बार कही जाती है कि GDP का 6% खर्च है ना। हम सब आज से नहीं है, ये 25-30 साल से ये डिमांड हम लोग हमेशा करते हैं, शिक्षा के ऊपर 6% खर्च होना चाहिए। इस विश्व में ऐसे भी देश हैं जो अपनी आमदनी का 30%, GDP का 30% शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसी विश्व में ऐसे देश जो ब्रिटेन हम सब पे शासन करता है, जबकि ब्रिटेन की बहुत खराब स्थिति हो चुकी है, अभी भी वो 14% अपनी GDP का जो है शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है, और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 6% खर्च करें। आपको मैं आंकड़ा देता हूं, 2012 में शिक्षा के ऊपर खर्च जो हो रहा था वो 4.7% था हमारी GDP। आज वो लगभग 3.7 या 3.29 के आसपास पहुंच गया। आप इस NEP में सरकार ने ये कहा है कि हम GDP का 6% खर्च करेंगे। इस चीज को समझना, मैंने कहा कि मैं सारी बिटवीन द लाइंस की बात करूंगा। सरकार ऑलरेडी एजुकेशन बजट को कम करती जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है ये 2014 में आए थे, 2015 से UGC के बजट में 55% की कटौती। 2014-15 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। और ये जो बजट की कटौती है उसका उस समय तो नुकसान पता नहीं चलता, क्योंकि आपको और हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ी होता है, हमारी सैलरी तो आ जाती है। इम्पैक्ट अब होना शुरू हो गया जब विश्वविद्यालयों के अंदर लाइब्रेरी में किताबें नहीं आ रही, लैब में जो है इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे। उस समय जब हम लोगों ने विरोध किया था तो सरकारी दल के लोगों ने हमें कहा था कि आप झूठ बोलते हो, कहां पे इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर 55% खत्म हो जाता जी तो बहुत कुछ दिखना चाहिए, और जब अब दिखने लगा तो सबकी चुप्पी हो गई। जो ये 6% कह रहे हैं उसका क्या खेल है वो भी समझ लीजिए। मैं डिटेल्स दे सकता था, ठीक है, 5 साल कोशिश करता हूं थोड़ा सा। इन्होंने क्या पॉलिसी क्या बनाई उसको समझिए। ये जो 6% कह रहे हैं उसका खेल ये है
उस 6% में निजी संस्थान जितने पैसे लगाएंगे उसको भी जोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? सरकारी संस्थान के जो खर्चे हैं वो 2 से 3% हो जाएंगे और 2 से 3% जो है प्राइवेट संस्था खर्च करेगी। दोनों को मिला के वो दिखाएंगे कि देखो हमने शिक्षा पे 6% खर्च कर दिया। अब ये तो हमारा डिमांड नहीं था ना। हमारी डिमांड क्या थी? सरकारी आमदनी का, सरकारी जीडीपी का आप 6% खर्च करिए। इन्होंने खेल बदल दिया। अब हमसे घुमा के कहा दिखाएंगे कि हम जो है 6% खर्च कर। अब एक चीज और है इसमें, क्या क्या हुआ, कितने इंस्टीट्यूट खुले हैं ये मैं आपको बता। देखिए अभी पूरे देश के अंदर 800 यूनिवर्सिटी है और 40,000 कॉलेज। उस 800 में लगभग 600 के आसपास सरकारी यूनिवर्सिटीज है और 200 समथिंग 230-40 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लगभग वही स्थिति है। 15,000 सरकारी कॉलेज है और 35,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज। पिछले दिनों इन्होंने इसमें लिखा है कि जो जितने प्रौद्योगिकी के कॉलेजेस हैं या जो टेक्निकल शिक्षा, तकनीक शिक्षा जिसको कहते हैं, उसको जी हम बढ़ावा दें, क्योंकि जो वोकेशनल पढ़ के बच्चा आएगा उसको आगे हम रास्ता दें। अब जरा इनकी सच्चाई देख लीजिए, मैं आंकड़ा देता हूं। इन्होंने पिछले दिनों लगातार सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को बंद किए। कितने कितने किए हैं और बहुत चौंकाने वाले। 2014-15 में 77 कॉलेज बंद किए गए इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल और भी आप ले लो वो सारे बंद किए गए। 2015-16 में 126, ये सारे सरकारी है, प्राइवेट में बात नहीं कर। 16-17 में 173, 17-18 में 134, 18-19 में 99 और 19-20 में 92। और पिछले 4 महीनों में जो जुलाई से चूंकि आंकड़ा चलता है, जुलाई से लेकर अब तक 80 कॉलेज बंद हो चुके हैं इस साल। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम बढ़ावा देंगे, किसको बढ़ावा देंगे भाई? जब तुम इतने, ये कितने सरकारी संस्थान हो गए यहीं बैठे बैठे मैंने गिनाया आपको, लगभग 1 से 1,500 जो इंजीनियरिंग आदि शिक्षा देने वाली, MBA पढ़ाने वाली सरकारी संस्थानों को इन्होंने बंद कर दिया। स्कूल पहले से बंद कर रहे थे, अब ये बंद कर रहे। और इन्होंने क्या किया है, 3 स्ट्रक्चर दिया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। अभी तक क्या होता था आपको देखिए, बहुत सारी बातों के ऊपर हम सबको गौर करना चाहिए। IIT की अपनी एक पहचान थी, IIM की अपनी एक पहचान थी, IISc की अपनी एक पहचान थी, लॉ कॉलेजेस की अपनी एक पहचान थी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब बंद करेंगे। 15 साल के अंदर इन सारे संस्थानों को सारे विषय पढ़ाने होंगे। ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब दिल्ली IIT जो है, कल से, परसों से, नर्सों से उनको हिंदी ऑनर्स भी पढ़ाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी पढ़ाना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं सर? क्या लगता है आपको इससे हमारे देश का भला हो जाएगा और IIT का नाम बढ़ जाएगा? इसको जरा गौर से सोचिएगा, ये बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं लोग। IIT की पूरी दुनिया में एक पहचान है। IIT का पढ़ा हुआ बच्चा 1-1 करोड़ रुपया में प्लेस होता है, उसको घाल-मेल कर दो, मर जाएगा, जैसे सरकारी स्कूलों को मारा है। क्या आप मैंने कहा आपको शुरू में ही, मैंने कहा कि कोई भी बदलाव होना चाहिए जिसका कोई लॉजिक हो, जो हमारे समाज और हमारे देश के हित में। जब वो संस्था IIT, IIM, IISc इतना अच्छा काम कर रही है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है, उसमें आप घाल-मेल क्यों करना चाहते? कर रहे हैं। प्रपोजल है कि 15 ईयर के अंदर ऑल इंस्टीट्यूशन जो है सबको आपको बहु भाषा और बहु शिक्षा के तरीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जी हम बंद कर देंगे। ऑलरेडी इनका एक प्रपोजल है 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस का। 3 तरह के कॉलेज है, ग्रेडिंग लेनी होगी, जो मैंने NAC संस्था का नाम दिया। उसके बाद एक इन्होंने NIPR करके एक नया इंस्टीट्यूशन खोला है जो देश के 100 कॉलेजेस को रैंकिंग करता है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ग्रेडिंग 3 साल तक लगातार, उन्होंने कहा A, B और C की ग्रेडिंग होगी, किसी इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग लगातार 3 साल तक C में रह गई तो उसको हम कहेंगे कि आप बंद कर दीजिए, आपके पास अब आगे बढ़ने का मौका नहीं। तो ये हर बात में बंद करने का खेल क्यों है? ये इसका पूरा क्रक्स है जो मतलब
जब आप पढ़ेंगे और चीजों को जब बहुत गहराई से समझेंगे, इसमें अभी इन्होंने जो स्ट्रक्चर पैदा किए हैं उसमें क्या है, 3 तरह के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन होगा जो रिसर्च कराएगा, एक इंस्टीट्यूशन होगा जो रिसर्च भी कराएगा और साथ में पढ़ाएगा, और तीसरा इंस्टीट्यूशन होगा जो खाली डिग्री देगा। डिग्री ग्रांटिंग नाम रखा गया, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। ये बड़ा अनोखा बात है। भैया पढ़ाओगे तभी तो डिग्री दोगे ना। हो सकता है कि हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बिना पढ़ाए तो डिग्री नहीं देंगे, लेकिन क्यों अलग कर रहे हैं? अब मान लीजिए आज के डेट में भी रिसर्च के हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है क्या? हम में से अगर कोई भी साइंस का बच्चा होगा वो जानता है कि ICCSR और इस तरह की जो CSIR जो संस्थाएं ऑलरेडी बहुत टॉप का काम करके दे रही हैं, उन संस्थानों को, वो भी तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन ही तो है, फिर अब आप क्यों घालमेल करना चाहते? और वो कह रहे हैं कि इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं इनका टोटल का हम 33% में कन्वर्ट करेंगे, घटाएंगे, उनको मर्जर करेंगे। कैसे मर्जर करेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करती, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली IIT को जोड़, तो जब ऑलरेडी वो काम कर रहा है तो इस मर्ज से लाभ क्या होगा? सवाल ये है, क्यों मर्ज करोगे भाई? जब आप जिस तरफ आपका फोकस होना चाहिए, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो 40,000 कॉलेजेस हैं इनको हम ऑटोनॉमी दे दें। क्या ऑटोनॉमी दे देंगे? आप अपना सिलेबस खुद बनाओ, अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करो, अपना रिजल्ट खुद। भैया आप और हम सब जानते हैं उस समय हमारी आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी हमारे में। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हम लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी बच्चों की फी जो है वो जनरल के बराबर है, और SC ST के साथ EWS को जोड़ो। तो EWS को जो है, जो जैसे मान लीजिए एडमिशन वगैरह का फी है वो EWS को इक्वल टू SC ST कर दो और OBC को इक्वल टू जनरल में रखा। हमने लगा कि ये क्या मतलब है? SC ST OBC एक साथ रहता था, उसको रहने दो। उसमें वो प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई OBC वालों को तो और बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है जी, तो हम इसलिए उसको वहां पर रखे। हमने कोर्ट अभी OBC कमीशन में केस करा, OBC कमीशन ने इंस्ट्रक्ट किया UGC को कि भाई आप इसको ठीक करिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पिछले 6 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए जब ये छोटे छोटे कॉलेजेस सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे तो आप कहां लड़ेंगे? आज तो कम से कम आप एक काम आप कर सकते हो कि UGC से इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, UGC से हम इंस्ट्रक्शन दिलवा सकते हैं और वहां से हमारा काम हो जाए। अभी उसके बाद आपको कॉलेज इंस्ट्रक्शन जा जाके घूम के करवाने पड़ेंगे। क्या हालत हो जाएगी हमारी? क्योंकि ये कह रहे बहुत ज्यादा कुछ था, कभी और मौका जरूर दीजिएगा। मैं चलिए, तो हम जो चाहते हैं चीजें लोगों तक एक बार लास्ट खाली जो अपॉइंटमेंट जो हो रहा है या जो होना है जिसका प्रपोजल है इसके अंदर वो बोल देगा। अभी तक क्या था कि जो एक तो रिजर्वेशन हमें देर से दिया हायर एजुकेशन में, हम सबके पास डेटा है, आप कहेंगे तो डेटा बता दूंगा। पूरे देश के 72 करोड़ की आबादी का ओबीसी का 9 प्रोफेसर है पूरे देश के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पूरा डाटा है, एससी का कितना है, एसटी का बोलेंगे मैं दे दूंगा, आप लोग ले लीजिए। अभी तक हम लोग मतलब प्रोफेसरशिप में और एसोसिएट प्रोफेसर में हम लोग SC ST जो है मोटे तौर पे SC और ST का आप देखेंगे तो 21-22% रिप्रेजेंट कर पाया, और ओबीसी तो अभी 3-4%। और उसके बाद वो क्यों है? जिस रिजर्वेशन को 1955 में ओबीसी का लागू होना चाहिए था, 1947 या 1950 में मान लीजिए हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय से जिस रिजर्वेशन को लागू होना था उसको खींच के ले आए कहां तक? 2007 और 1957। और अभी हम लोग एंट्री ही कर रहे हैं, तो हम लोग पहली पीढ़ी है जो एंट्री कर रहे हैं और इनको बराबर से वहां चुनौती दे रहे हैं। इनके सारे विमर्शों को जब इनका कोडिंग को डिकोडिंग करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, कई बार अटैक भी होता है, मारपीट करने तक की स्थिति बना कॉलेजों की। ये हालत है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि मारपीट की स्थिति बनती है, कई बार ऐसा होता है जब हम ये करते हैं। अब इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? आपको ये कह रहे हैं हम 24% फॉरेन फैकल्टी लेकर विश्व के 100 टॉप इंस्टीट्यूशंस को यहां पर हम अपना इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए अलाउ करेंगे। मुझे ये बताइए 24% हमारी सीटें जाएगी, हम उसमें रिजर्वेशन देंगे क्या है? फॉरेन में तो हमारे लोग हैं, या फॉरेन फैकल्टी जो आएगी वो इंडियन मूल के लोग तो होंगे नहीं।
सवाल ये है कि जो एक स्ट्रक्चर माइंडसेट में, सारी सरकारों के माइंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो इंडियन पॉपुलेशन को माइनस करके सोचना है। आप कोई भी ऐसे काम करें जिसमें हमारे यहाँ जब जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या को रोजगार मिले, उस हिसाब से सोचने का तरीका नहीं। देश आज हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट होता है, एडॉल्ट पैनल उठा के देखिए, एक सब्जेक्ट में 5-5, 10-10 हजार बच्चों की लाइन है, एक सीट निकलती। फिर तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? सवाल ये है, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले ऐसा क्या पढ़ा देंगे जब आज के डेट में यहाँ के लोग जाके विदेशों में पढ़ा रहे हैं। मेरा भाई वहाँ की टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हो गया है अभी काम करने के लिए, वो तो इंडिया का बच्चा है ना, वो यहाँ से जा रहा है। आप कह रहे हो 24% वहां से लाएंगे, क्यों? जब यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं उनको नौकरियां देने में क्या आता था। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां देंगे तो आपको आरक्षण भी तो देना पड़ेगा। हमको और आपको अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। और उसके अलावा जो चीजें इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी खुलेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा रिजर्वेशन है नहीं, सरकारी संस्थानों को आप बंद किए जा रहे हो लगातार, तो फिर आप जाएंगे तो सारी लड़ाई इसके साथ हम लोग हारने की ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। निजीकरण पे करता बात बहुत लंबी चीजें, वहां तो पहले आप ये जानते हैं, मैं खत्म करूंगा। 348 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने की तैयारी है एक साथ। रेलवे बीएसएनएल तो आप देखिए ना, 26 का सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो है आरटीआई के तहत चला। तो इसलिए कोई भी चीज को, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है आज के डेट में, हम सबको इसमें, आपको पता है जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन्होंने, अभी क्या होता है कि इलेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, सीनेट होता है, एकेडमिक काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उन सबको कह रहे हैं बंद कर दूंगा, कोई नहीं रहेगा, मतलब कोई इलेक्टेड कंपोनेंट होगा ही नहीं। और आपको मैं बताऊं, जिस दिन इलेक्टेड कंपोनेंट एकेडमिक्स में, जैसे हम जैसे लोग खत्म हो जाएंगे, कोई एक चूक शब्द नहीं बोल सकता वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। एक लड़की है रितु, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं दौलत राम कॉलेज में, वो बहुत बोलती है मूल निवासी के संदर्भ में, वहां के प्रिंसिपल को खटक गई है, उसको निकाल दिया, हम लोग लड़ रहे हैं। तो वो सबके साथ होगा। ये कह रहे हैं हम पीओजी बनाएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एकेडमिशियंस नहीं होंगे, इंडस्ट्रिस्ट होंगे, दूसरी जगह के लोग होंगे, और वो हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट, हर कॉलेज के हिसाब से लोगों की सैलरी तय करेगा। आप जरा इसको गौर से सोचना। जिस दिन ये हो गया, वो हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस, जितने यूनिवर्सिटी है, जितने कॉलेज है, वहां पर आप एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग रूल रेगुलेशन डिसाइड नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेगा, और वो हर इंडिविजुअल की सैलरी अलग अलग डिसाइड करेगा, वो इसका हिस्सा है, लिखा हुआ है उसके अंदर। आप सोचो कितने दलित पिछड़ों को प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ये सब भी हमको बात करनी। तो बहुत खतरनाक चीजें हैं, इसको सबको, हम सबको पढ़ने और समझने और इसका, क्योंकि आपकी संस्था बहुत अच्छे तरीके से और बहुत चीजें सैद्धांतिक रूप से काम करती है। मुझे पहली बार भाभी जी से तो मेरा परिचय है, बामन विश्राम जी से भी 1-2 बार ऐसे मिलना हुआ। उन्होंने 30.2 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन चला रहा था, तो मैंने मिलने के लिए बुलाया था, मैं गया था, हमारा उद्देश्य था। तो बहुत सारे लोगों से ऐसे करके जो लोग बुला रहे हैं, हम लोग जाते हैं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, जैसे रिटेन डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है, इसको मतलब सरकार के एक चीजों को साफ सफाई से लिख के जब हम अपने लोगों के बीच ले जाएंगे, वो समझ पाएंगे कि दोबारा, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ, इनकी संकल्पना हम इस बात के लिए संघर्ष करें कि हमको 2 जून की रोटी मिल जाए, बाकी चिंता और बाकी मुद्दा हम छोड़ दे। उसके बाद इनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोबारा मांगे, ये इनकी अंतिम लालसा और इच्छा यही है। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया और ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुधांशु कुमार जी का। हमें पूरा विश्वास है कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस विषय पर और भी कई घंटे बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो अगला विषय है वो हमने शिक्षा की नीति पे रखा हुआ है, तो उसके विषय में हमें आगे भी जानकारी मिलेगी। साथियों, 2 आग्रह करूंगा। एक तो सभी साथी जो सभागार में बैठे हैं, कृपया अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइंस है, वो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि स्वास्थ्य के कारण से है या और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका हम पालन करेंगे। और जो साथी बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ऊपर बैठे, साथियों आत्मसम्मान का आंदोलन है,
वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ऊपर बैठे। इसके बाद आज हम काफी देर से जिनका इंतजार कर रहे थे, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूल निवासी मनोज दुहन जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूनियनिस्ट मिशन के, उनसे आग्रह करूंगा कि वो डायस पे आए। और वामसेप संगठन जिस तरीके से देश में हजारों जातियों को जोड़ने का एक आंदोलन चला रहा है, उसी तरीके से यूनियनिस्ट मिशन जो ये देश में लेके चल रहे हैं, तो मिलता जुलता आंदोलन है। साथियों, समाज को जोड़ने के विषय में हम उनसे भी उनके विचार सुनेंगे। मूल निवासी मनोज दुहन जी। सम्मानित मंच और साथियों, जय मूल निवासी। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि कोई भी साथी रिकॉर्डिंग मत